नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। जिस देश का किसान सुखी और संपन्न हो, उस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। किसान देश का अन्नदाता है और अन्नदाता के खुशहाली से ही देश की खुशहाली संभव है। खेती किसानी जिस पर आज भी देश की आधे से अधिक आबादी निर्भर है और अपनी जीविका के लिए आश्रित भी है, ऐसे में नीति निर्धारण में किसान और कृषि को प्राथमिकता सूची में शुमार करना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकार ने किसानों और खेतीबाड़ी से जुड़ी अनेक योजनाओं का ऐलान किया है, जो किसानों का दिन बदलने के लिए तेज गति से काम कर रही हैं। इसमें किसानों की आय दोगुनी करने के साथ ही कृषि से जुड़ी सिंचाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना और सिंचित क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने समेत कई योजनाएं शामिल हैं। विशेष में आज हम बात करेंगे भारत में कृषि के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में, साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कृषि निर्यात नीति के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। किसी भी देश की खुशहाली का वहां के किसानों से सीधा ताल्लुक है। अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल, और यही वजह है कि सरकार लगातार किसान और उनसे जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। फरवरी में पेश होने वाले अंतरिम बजट में भी किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है, और इसके लिए कृषि से जुड़े आधारभूत संरचनाओं और सिंचाई के क्षेत्र में बीते कुछ सालों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। किसानों की बेहतरी और खेती को ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए बजट में हमेशा खास जोर होता है। इस दिशा में वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में भी कई उपाय किए गए। ये बजट कृषि और किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को तो दर्शाता ही है, साथ ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के प्रण को परिलक्षित करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का बजटीय आवंटन वर्ष 2018 में 51,576 करोड़ रुपए था, जिसे इस वर्ष यानी कि 2018-19 में 58,080 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी 6,504 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। अगर हम यूपीए सरकार के साल 2009 से 2014 तक के कृषि बजट को देखें तो ये 1,21,082 करोड़ रुपए था, जो मोदी सरकार के 5 वर्षों यानी कि 2014 से 2019 में बढ़कर ये आवंटन 2,11,694 करोड़ हो गया है। ये कृषि बजट में 74.5% की वृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार एक और विभिन्न फसलों की उत्पाद बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रही है, वही किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए भी कटिबद्ध है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के आम बजट में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में अनेक योजनाओं और उपायों की घोषणा की। सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना करने का फैसला किया। रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना पहले ही तय किया जा चुका था। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में भी वृद्धि की गई है, और ये राशि 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपए कर दी गई। 2018-19 के बजट में इस राशि को 11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष और पशुपालन के लिए आधारभूत सुविधा विकास कोष स्थापित करने की घोषणा की। इन दोनों कोषों की कुल स्थायी निधि 10,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इस योजना से राज्य सरकारों,
कॉर्पोरेटिव्स और व्यक्तिगत निवेशकों को मछली पालन और पशुपालन के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस बजट से किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के मकसद से कृषि मंडियों के लिए नए सुधार की शुरुआत की गई। बजट में 2000 करोड़ के कृषि बाजार अवसंरचना कोष की घोषणा की गई, जो कि कृषि विपणन में खुदरा बाजार की अहमियत को दर्शाता है। इन बाजारों को ग्राम यानी ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट का नाम दिया गया है। इसके जरिए 22,000 ग्रामीण हाट और 585 कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी कृषि मंडियों की आधारभूत संरचना का विकास हो सकेगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम को सभी 585 कृषि उत्पाद विपणन समिति से जोड़ने का ऐलान किया गया। 2018-19 के बजट में संगठित कृषि और उससे जुड़े उद्योग को सहायता के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। बांस को हरित सोना बताते हुए 1290 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा गया है। कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना को देखते हुए 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। बजट में प्राइस एंड डिमांड फोरकास्टिंग के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। इसके जरिए किसान सही समय ये फैसला ले सकेंगे कि उन्हें कितनी मात्रा में कौन सी फसल उगाना अधिक लाभप्रद होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान आजादी के बाद से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 1950-51 में ये 55.40% था, जो 2013-14 में घटकर 13.9% रह गया। आधार वर्ष बदलने के बाद कृषि और उससे जुड़े सेक्टर का जीडीपी में योगदान 2017-18 में 17.1% हो गया। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने कृषि से सतत विकास को जारी रखने और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था पर लगातार जोर दिया है। सिंचाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए न सिर्फ सिंचाई के नए स्रोतों का सृजन किया जा रहा है, बल्कि जल संचयन और जल सिंचन के जरिए सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का उपयोग करके संरक्षित सिंचाई का भी सृजन किया जा रहा है। और इसके तहत एक तरफ गांवों में तालाब खुदवाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्प्रिंकलर तरीके से भी बूंद बूंद सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कृषि व्यवस्था में सिंचाई के महत्व को देखते हुए सरकार पिछले कुछ सालों से इस पर खासा ध्यान दे रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए साल 2015-16 में सूखा निरोधन, प्रसार कार्य और जिला सिंचाई योजना के लिए 555 करोड़ 5 लाख रुपए जारी किए गए। इन कार्यों से एक तरफ जहां जल संरक्षण की दिशा में काम हुआ, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में रोजगार को भी बढ़ावा मिला। इसी तरह वर्ष 2016-17 में सूखा निरोधन उपायों के लिए 520 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि राज्यों को जारी की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान PMKSY को प्रति बूंद अधिक फसल के लिए 1991 करोड़ 17 लाख रुपए जारी किए गए, जो वर्ष 2015-16 में जारी 1556 करोड़ 73 लाख रुपए की तुलना में लगभग 28% अधिक थे। साल 2015-16 में सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया था। वर्ष 2016-17 में 8.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। वहीं सूक्ष्म सिंचाई के तहत 2017-18 में 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। 2009 से 2014 तक जहां बजट में माइक्रो इरिगेशन के लिए 3,193 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, वहीं साल 2014 से 2019 के बीच 12,711 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इसके अलावा 2018-19 के बजट में सूक्ष्म सिंचाई कोष के लिए
5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हमारा जो कुल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसका लगभग 48% जो है वो इरीगेटेड है और 52% जो है वो रेन फेड है, उसको इरिगेशन अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर में, उसका लगभग 80% मीडियम और मेजर इरिगेशन के लिए जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 99 परियोजनाएं निर्धारित की गई हैं। इन्हें साल 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं को प्राथमिकता के तहत 2016-17 तक और 31 योजनाओं को 2017-18 तक और शेष 45 योजनाओं को दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत ही गुजरात में सरदार सरोवर बांध का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2017 को किया और इसे देश को समर्पित किया। सरदार सरोवर के आने से वहाँ प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ, वहाँ फलों और सब्जियों के अंडर एरिया बढ़ा और वहाँ जो ग्रोथ रेट आई वो लगभग जो है आप देखोगे कि 10-12 वर्ष तक वो 8 से 10% उनका ग्रोथ हुआ। और उसके साथ ही कई जगह ग्राउंड वाटर को एक ऊपर आया और उससे किसानों ने अपने ट्यूबवेल जो थे वो उसके लगा लिए। छोटी और मझोली सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ सरकार बांधों के संरक्षण और निर्माण पर भी जोर दे रही है ताकि किसानों तक सिंचाई की सुविधा को पूरी तरह पहुंचाया जा सके। इससे मानव जीवन, पशुधन और संपत्ति की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर वो इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू चाहिए। और जैसा कि आपका चावल का उत्पादन के लिए पूरा साउथ इंडिया में देखेंगे तो चावल खाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे चावल उत्पादन होता है। चावल के लिए बहुत सारा पानी का ज़रूरत है, तो इतना सारा पानी हम कहाँ से लाएंगे? तो ये सारा पानी जो है बांध से जब इरिगेशन कैनाल्स में पानी छोड़ा जाता है तो उसमें से एग्रीकल्चर होता है, फिर उनको फ़ायदा होता है। फिलहाल भारत में 5,200 से अधिक बड़े बांध हैं और लगभग 450 बांध बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंझौले और छोटे हजारों बांध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कृषि से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की, क्योंकि खेती के लिए पानी और सिंचाई की व्यवस्था सबसे जरूरी है और इसका सीधा असर खेती किसानी पर भी पड़ता है। और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की, जिसके जरिए लाखों किसानों को सिंचाई में मदद मिल रही है। देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसी दिशा में एक प्रयास है। जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इसे मंजूरी दी। इस योजना में केंद्र 75% अनुदान देगा और 25% खर्च राज्यों के जिम्मे होगा, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90% तक होगा। इससे जहां किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा मिल सकेगी, वहीं देश के लिए चुनौती बनते जा रहे जल स्तर को भी बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक तरह से कम पानी का दोहन करने और ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर कर भूजल को रिचार्ज करने का उपक्रम है। इसमें 3 योजनाओं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम और खेत में जल प्रबंधन योजनाओं का विलय किया गया है और नई योजना के रूप में PMKSY बनाई गई है। इस योजना में 3 मंत्रालयों, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय के विभिन्न जल संरक्षण, संचयन और भूजल संवर्धन तथा जल वितरण संबंधित कार्यों को समेकित किया गया है। जब इरिगेशन सेक्टर का रिव्यू किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक नए तरीके से इरिगेशन सेक्टर को एड्रेस करने के लिए एक नई रूपरेखा नीति योग और बाकी विभाग को कहा कि आप बनाइए।
उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती ये आई जो हम 10वीं 5 ईयर प्लान, 11वीं 5 ईयर प्लान और 12वीं 5 ईयर प्लान में एक देखने को आया कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी एरिया अंडर कनाल इरिगेशन जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उसको कि इसके आप रीज़न आइडेंटिफाई करिए कि कई जगह नहर खुद गई लेकिन कोई लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए कम लागत में किसानों को संवारने की कोशिश की गई है। सरकार ने हर खेत को पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य पाने के लिए संपूर्ण सिंचाई आपूर्ति की शुरुआत की है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के दौरान 50,000 करोड़ रुपए निवेश कर संपूर्ण सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधन वितरण नेटवर्क और खेत स्तरीय अनुप्रयोग समाधान विकसित करके हर खेत को पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सूखे की समस्या से स्थायी तौर पर निजात मिलेगी। यही वजह है कि इस योजना में 3 प्रमुख मंत्रालयों को शामिल किया गया है। इसकी अगुवाई जल संसाधन मंत्रालय कर रहा है। भारत में विश्व की आबादी की 17% जनसंख्या और 11.3% पशुधन निवास करते हैं, जबकि देश में विश्व का मात्र 4% जल संसाधन उपलब्ध है। ऐसे में पशुधन और मानव को पेयजल उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, यदि हम देश में मौजूद कृषि भूमि का आंकड़ा देखें तो देश में कुल 20.08 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें मात्र 9.58 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ये कुल क्षेत्रफल का केवल 48% है। इसलिए 52% असिंचित कृषि भूमि में उन्नत कृषि अपनाने के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति कराना भी दूसरी बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ जो ये पब्लिक सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, इनका जो शेयर है टोटल इरिगेटेड एरिया में, उसमें एक बहुत बड़ी कमी आई है। तो एक संतुलन जो है वो बिगड़ा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर पे हमारी डिपेंडेंस है इरिगेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए आप सुनते होंगे इस तरह की रिपोर्ट्स कि ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है, किसान को अपना ट्यूबवेल डीपर और डीपर करना पड़ता है। तो वो ग्राउंड वाटर वाले हैं। तो ग्राउंड वाटर की अच्छी हेल्थ के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो हमारे सरफेस इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे पब्लिक इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, कनाल वगैरह के, उनको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए वो दिया जाए। इस चुनौती से निपटने के लिए समुचित जल प्रबंधन करना होगा। ये प्रबंधन ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसके जरिए इस चुनौती से मुकाबला करने की रणनीति बनाई गई है। वास्तव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक समग्र योजना है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा सूखा प्रभावित इलाकों को है। केंद्र सरकार सूखे की जद में रहने वाले इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में सूखे से कृषि क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दरअसल सिंचाई क्षेत्र में 6 दशकों के निवेश के बावजूद सुनिश्चित सिंचाई के तहत 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि में से केवल 45% ही कवर हो पाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी देने पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत मूल स्थान पर जल संरक्षण के जरिए किफायती लागत और बांध आधारित बड़ी परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी शामिल की गई है। जिला सिंचाई योजना तैयार करते समय संसद सदस्य और स्थानीय विधायक के सुझाव लिए जाएंगे और जिला सिंचाई परियोजना में सम्मिलित किए जाएंगे। इस जिला स्तरीय परियोजना को अंतिम रूप देते समय स्थानीय संसद सदस्य के उपयोगी सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से न सिर्फ हर खेत को पानी की सुविधा मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर किसानों को पानी की उपयोगिता के बारे में भी जागरूक किया जा सकेगा। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की शुरू से ही एक अहम भूमिका रही है, चाहे वो उत्पादन के मामले में हो या फिर निर्यात के मामले में। देश की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों से प्राप्त होता है। देश के कुल निर्यात में लगभग 16% हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है, जबकि जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 17.5% है।
हालांकि सरकार कृषि और इससे जुड़े उत्पादों की निर्यात में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आइए जानते हैं देश की कृषि निर्यात और इससे जुड़ी नीति के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी का देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। आज भी ग्रामीण भारत के अधिकांश लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। ऐसे में खेती और इससे जुड़ी योजनाएं देश के एक बड़े तबके यानी किसानों पर व्यापक असर डालती हैं। सरकार देश में कृषि क्षेत्र को संपन्न करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। किसानों की उपज को सही समय पर बाजार पहुंचाया जा सके और उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2018 में कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी। कृषि निर्यात नीति में कई बातों पर जोर दिया गया है। कृषि निर्यात नीति में रणनीति और नीति का संचालन अहम है। कृषि रणनीति में ढांचागत और लॉजिस्टिक सहायता, नीतिगत उपाय, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास, कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाना, कृषि उत्पाद के सामूहिक केंद्रों पर ध्यान देना, ब्रांड इंडिया को मार्केटिंग और उससे प्रोत्साहन देना शामिल है। वहीं इसके संचालन में उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना, कड़े गुणवत्ता मानक स्थापित करना और इसके साथ अनुसंधान और विकास भी शामिल है। अभी देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में कि पहले हम शॉर्टेज और स्केर्सिटी को हैंडल करने के लिए प्लान करते थे। अब बहुत सी क्रॉप्स में हम सरप्लस की ओर जा रहे हैं, तो हम सरप्लस मैनेजमेंट की ओर अब ध्यान है। तो सरप्लस मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जो सरप्लस है, जैसे यदि चावल का देखा जाए तो चावल हम लगभग 1 करोड़ टन एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको कॉम्पिटिटिव रखने के लिए, उनके लिए सही मार्केट के लिए अभी सरकार ने नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है। इसके साथ ही इस नीति की निगरानी और उसके क्रियान्वयन के लिए वाणिज्यिक मंत्रालय की देखरेख में एक फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस नीति के माध्यम से जहां कृषि उत्पादों की निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में ये नीति एक बड़ी भूमिका निभाएगी। इस नीति के जरिए भारतीय किसान और उनके उत्पाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकेंगे। इस नीति के जरिए भारत को दुनिया में कृषि क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बनाना और अपने किसानों की आय में बढ़ोतरी करना लक्ष्य है। कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों की बात करें तो 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा $30 अरब से बढ़ाकर $60 अरब करना है और एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे $100 अरब तक पहुंचाना है। निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना, नए बाजार तलाशना और इसके साथ ही जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों सहित दूसरे किस्म के कृषि उत्पादों को अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने लायक बनाना शामिल है। इसके साथ ही उपज के ब्लू एडिशन के साथ उनके मूल्य की बढ़ोतरी करना शामिल है। स्वदेशी, नवीन, जैविक, स्थानीय प्रजाति, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना भी इस नीति का एक बड़ा लक्ष्य है। कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को आसान बनाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करना और इसके साथ ही व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर मामलों को निपटाना इस नीति का हिस्सा है। इतना ही नहीं, कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर दोगुना करना और घरेलू किसानों को वैश्विक बाजारों में निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना भी कृषि निर्यात नीति 2018 का एक बड़ा लक्ष्य है। लगभग हम कोई 35,000 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर का हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, 2 कारणों से। एक तो ये होता है कि एक्सपोर्ट में आपको आमतौर पर बेटर प्राइसेस मिल जाती है, तो आपकी डोमेस्टिक प्राइसेस को भी वो ऊपर ले जाता है।
दूसरा ये है कि अब क्योंकि इंडिया सरप्लस मर्ज हो रहा है बहुत सी कमोडिटीज़ में, तो उसके लिए भी हमें बाहर की मार्केट जो है उसमें अपना जो प्रोड्यूस बेचते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी। कृषि निर्यात नीति मौजूदा वक्त में किसानों और उनकी उपज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या उपज के लिए उचित मूल्य और बाजार तलाशना है, लेकिन कृषि नीति इस मोर्चे पर किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष के आज के अंक में इतना ही, लेकिन आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का हमें रहता है इंतजार। नमस्कार।